हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी कंपटीशन एग्जाम देने गए होंगे पहले आप, या आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, तो आपको पता होगा इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये टॉपिक बहुत सिंपल है, और एक इतना सिंपल है कि आपको याद हो जाएगा। और ये एक लाइब्रेरी साइंस का फाउंडेशन, ये 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, तो ये ब्रांच का एक तरह से फाउंडेशन टॉपिक है। और इसी पे पूरा लाइब्रेरी डिपेंडेंट होता है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में वर्क करते हैं और आप कहीं पे फंस जाते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, तो आपको 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस याद करना चाहिए। और 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में एवरी सिंगल प्रॉब्लम का आंसर मौजूद होता है। कहने का ये बहुत सिंपल है कि इसमें 5 लॉ है, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन है जो उसके मतलब अंदर इतने फीचर हैं जो अगर आप समझते हैं तो समझ के इसके अकॉर्डिंग आप लाइब्रेरी रन करते हैं तो आपको बहुत सहूलियत होगी। तो ये टॉपिक आपके लाइब्रेरियन बनने के बाद भी और सिलेक्शन के पहले भी दोनों जगह ये काम आएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का लेक्चर जो भी अपलोड हो, नए वीडियो आए यूट्यूब पर, वो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऐप डाउनलोड करने का, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या गूगल प्ले स्टोर में जाकर लाइब्रेरी एकेडमी सर्च करके आप ऐप डाउनलोड करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं कोर्सेज ज्वाइन करके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी किसने दिया। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का डेवलपमेंट एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। और एस आर रंगनाथन के मन में 3 सवाल थे। पहला था कि कोई भी लाइब्रेरी में इन्होंने ट्रिनिटी का कंसेप्ट दिया, यानी त्रिमूर्ति का कंसेप्ट दिया, और उस त्रिमूर्ति में इन्होंने 3 बातें रखी। पहला तो इन्होंने बोला बुक, बुक, दूसरा रीडर, और तीसरा स्टाफ। तो आपको ये 3 जो पॉइंट है, किसी भी लाइब्रेरी में मेन 3 चीजें होती है, एक बुक, दूसरा रीडर, तीसरा स्टाफ। यानी कि इसी के आधार पे इन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का फाउंडेशन रखा। और इसको इन्होंने रंगनाथन जी ने ट्रिनिटी के मतलब कि इन्होंने त्रिमूर्ति की अवधारणा जो कंसेप्ट है, वो त्रिमूर्ति में ये 3 चीजें जो है उसको इन्होंने समझाया, बुक, रीडर एंड स्टाफ। अब बात करते हैं कि रंगनाथन जी जो थे, वो आपको पता होगा, या फर्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग डिस्कस करें तो लाइब्रेरियन थे, एजुकेटर थे, फिलोसफर थे और मैथमेटिशियन थे। शुरू में ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, बाद में जाके इनको लाइब्रेरी का, मद्रास यूनिवर्सिटी में थे ये, वहाँ पे लाइब्रेरियन बनाया गया। फिर ये लाइब्रेरी साइंस सीखने के लिए ये WBC सीयर्स के पास लंदन चले गए 1924 में। और 25 में जब वो रिटर्न आए तब उन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में सोचा। और 1928 में, ये 90 यानी 1928 में इन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का फॉर्मुलेशन किया। यानी कि 1928 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम तैयार किए गए। लेकिन इसका पब्लिकेशन जो है 1928 में नहीं हुआ, 1931 में हुआ। तो इन्होंने इस लॉ को ना सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। एक टीचर का कॉन्फ्रेंस था, ध्यान रखिएगा, टीचर का कॉन्फ्रेंस था। और टीचर के कॉन्फ्रेंस में ना, जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था मीनाक्षी कॉलेज। ये मीनाक्षी कॉलेज है तमिलनाडु में। वहाँ पे टीचर का कॉन्फ्रेंस में इन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में बताया था। और उसके बाद क्या होता है कि ये टाइटल से पब्लिश होता है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और ये पब्लिकेशन जो ईयर है ये 1931 है। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसको पब्लिश जो करता है वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन
इसको पब्लिश करता है। और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ 31 जनवरी 1928 को हुई थी। ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MALA, यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर अभी अगर हम लोग बात करें कि इसको कौन पब्लिश करता है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, अगर आप जाएंगे मार्केट में आप 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक परचेज करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसको ESS पब्लिकेशन इसको पब्लिश करता है। ESS पब्लिकेशन जो है ये पब्लिश तो करता है, लेकिन इसके पास इसका कॉपीराइट का अधिकार एक तरह से पूर्ण तरह से कॉपीराइट का अधिकार नहीं है। इसके पास जो लाइब्रेरी साइंस में रंगनाथन जी ने जितने भी बुक पब्लिश किया है, लगभग 60 से ऊपर बुक पब्लिश किया था, उन सब का जो कॉपीराइट है ना, वो कॉपीराइट है एस, याद रखिएगा RELS। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं SRELS। इसका फुल फॉर्म होता है सरदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। सरदा नाम इनकी वाइफ का था, रंगनाथन जी के वाइफ का था। और ये जो रंगनाथन जी ने इसकी स्थापना किया था 1961 में। और इसी के पास लाइब्रेरी साइंस के चाहे जो भी रंगनाथन जी का बुक है उनका इनके पास कॉपीराइट है। वो कॉपीराइट ESS पब्लिकेशन को दे रखे हैं पब्लिश करने के लिए, और ESS पब्लिकेशन इसको इंडिया में पब्लिश करता है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लेकिन अगर हम लोग फॉरेन पब्लिशर की बात करें कि इसको मतलब विदेशों में कौन किसके पास कॉपीराइट है पब्लिश करने का, तो वो है एडवर्ड गोल्ड स्टोन लिमिटेड के पास। तो गोल्ड स्टोन जो है ये पब्लिश करता है फॉरेन पब्लिकेशन। अब 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का आप जब बुक देखेंगे तो वहाँ पे जैसे आप कोई भी बुक परचेज करते हैं तो देखते होंगे वहाँ इंट्रोडक्शन होता है, प्रीफेस होता है, ऑथर के बारे में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। देखिए ये जितने की पॉइंट है ना वहाँ सभी जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर को बनाया गया है। तो आने वाले भविष्य में जो क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए हैं वो भी पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको इसमें सम्मिलित किया गया है लेक्चर में। तो आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा एक भी डेटा कलेक्शन के लिए। तो जो हम लोग करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए इंट्रोडक्शन जो था और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रस्तावना। मैंने हिंदी मीडियम में यहाँ लिखा है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो यहाँ भी देख सकते हैं। तो प्रस्तावना लिखे थे वो सर SP शिवस्वामी अय्यर ने लिखे थे। और इंट्रोडक्शन जो था वो लिखे थे WC बेरविक सीयर्स, यानी WB सीयर्स। इन्हीं के पास रंगनाथन जी 1924 में गए थे लंदन, और 1925 में वो लौटे थे। उसके बाद 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लिखे थे। तो WC सीयर जो है ना रंगनाथन जी के गुरु के तौर पे जाने जाते हैं। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि रंगनाथन जी के गुरु कौन है, तो आपको WC सीयर्स इनके गुरु हैं, रंगनाथन जी के गुरु हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि एक तरह का एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आप कभी फंस जाए कहीं पे, लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल, अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं और आपको लाइब्रेरी में कोई वर्क करना है और आपको समझ में नहीं रहा है कि ये सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से गाइड ले सकते हैं कि 5 लॉ को ध्यान में रखते हुए अगर आप वर्क करेंगे तो एक तरह से ये जो 5 लॉ है ना एक तरह से फंडामेंटल फ्रेमवर्क है लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए, और एक तरह से फंडामेंटली सपोर्ट करता है और गाइड करता है कि आपको कैसे आपको लाइब्रेरी को रन करना है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है ताकि कभी एग्जाम में, हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन एक थिंकिंग आपके पास होना चाहिए इस चीज़ का कि जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए वो क्या है। तो ये आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। दूसरी चीज़, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को हम लोग हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। हाई कोर्ट क्यों? क्योंकि आप कभी मतलब कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप 5 लॉ को प्रीफर करते हैं। तो एक तरह से इसको हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग एक बात करें कि रंगनाथन जी ने 4 लॉ पहले लिखा था। एक लॉ जो फर्स्ट लॉ था ना वो सबसे बाद में लिखा, और जो फर्स्ट लॉ था ना वो प्रोफेसर एडवर्ड N रॉस ने उसको लिखा था। उससे रंगनाथन जी ने
ये जो फर्स्ट लॉ था वो प्रोफेसर एडवर्ड एन रॉस से लिया था, और लेने के बाद इनका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो 5 लॉ था वो पूरा हुआ था। अब ये 5 लॉ बार बार आ रहा है, लेकिन ये 5 लॉ है क्या? तो जो जो 5 लॉ है ये है, देखिए फर्स्ट लॉ है बुक आर फॉर यूज, यानी पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा है एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। थर्ड है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। फोर है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी पाठक का समय बचाएं। और फिफ्थ है द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो ये 5 लॉ एवरी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। अगर लाइब्रेरी साइंस में आपने स्टार्ट किया अपना पढ़ाई या पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो इसको याद रखिएगा। हालांकि हर बात याद रखना है, लेकिन ये 5 लॉ जो है इसको याद रखना है। देखिए इस लॉ को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन चीजें देखेंगे। अब कॉमन क्या देखेंगे आप? कि देखेंगे आप कि इम्फेसाइज कहाँ हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे फर्स्ट लॉ जो है ना बुक आर फॉर यूज, यानी पुस्तक का उपयोग पे जोर दे रहा है कि पुस्तकों का उपयोग पुस्तकें उपयोग के लिए है, यानी पुस्तकें का उपयोग होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ जो है वो इम्फेसाइज जोर दे रहा है किस पे? बुक पे। सेकेंड लॉ जो है एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। तो प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पाठक पे जोर दिया जा रहा है। यानी ये माना जा रहा है कि पाठक को पुस्तक मिलना चाहिए, यानी यहाँ पे जो मतलब इम्फेसाइज है, जो जोर किस पे है? पाठक पे है। थर्ड है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका रीडर मिलना चाहिए। जैसे प्रत्येक रीडर को उसका पुस्तक मिलना चाहिए, जो भी रीडर का डिमांड है वो पुस्तक मिलनी चाहिए, उसी तरह एक पुस्तक का भी अपना एक नेचर है कि उसको भी एक रीडर मिलना चाहिए। मान लीजिए लाइब्रेरी में अगर 5000 बुक है तो उसमें से मान लीजिए एक ऐसा बुक है जिसको कभी जीवन में रीडर नहीं मिला, तो ये तो ऐसे लग रहा है, अगर हम लोग एज ए जीवंत रूप से सोचे तो लगेगा कि मतलब उसके साथ कितनी ये मतलब दुख वाली बात है कि उसको कोई रीडर नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि लाइब्रेरी एक गुरु मतलब रंगनाथन जी का जो फिलॉसफी है ना, लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है। फिफ्थ लॉ जो है यानी कि वर्धनशील संस्था है, यानी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म से तुलना किया है उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन से तुलना नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि वो जीवित जीवंत चीज के तौर पे वो देखते हैं लाइब्रेरी को। एक प्राण उसमें देखते हैं, एक जीव देखते हैं। जैसे कि ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म में मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग बालक होते हैं, फिर बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, तो एक तरह से वो क्या है, बढ़ते जाते हैं। मतलब एक बालक होता है जो बढ़ता है, उसी तरह एक लाइब्रेरी भी ग्रोइंग है, यानी एक उसमें जीवंत के रूप में उन्होंने सोचा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक एवरी बुक का भी रीडर मिलना चाहिए, यानी प्रत्येक पुस्तक को भी उसका रीडर मिलना चाहिए। फोर्थ है सेव द टाइम ऑफ रीडर, यानी कि हमारा कोशिश ये होना चाहिए लाइब्रेरी के अंदर कि जो रीडर है ना उसका टाइम का बचत किया जाए। अगर आप टाइम का बचत नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई रीडर आया और ये सोच के आता है कि 1 आवर हमको लाइब्रेरी में स्टडी करना है, और वो लाइब्रेरी में आया और आपसे कोई बुक का डिमांड किया और आपने 30 से 40 मिनट लगा दिया उसको बुक ही प्रोवाइड करने में, तो फिर वो पढ़ेगा नहीं, या तो चला जाएगा या 10 मिनट के लिए वो जो पढ़ने आया था वो पूरा पढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए सेव द टाइम ऑफ द रीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक का ऐसे अरेंजमेंट करें, ऐसे व्यवस्था करें लाइब्रेरी के अंदर जिससे क्विकली बुक फाइंड आउट किया जा सके और रीडर तक पहुंचाया जा सके। फिफ्थ है द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। अब वर्धनशील संस्था मतलब होता है जो बढ़ने वाला हो। जैसे कि हम लोग जैसे एक बालक होता है, उसमें न्यू सेल डेवलप होते हैं, पुराने सेल जो होते हैं वो डेड कर जाते हैं, फिर वो ग्रोप होते होते बड़ा होता है। उसी तरह लाइब्रेरी में भी इन्होंने एडल्ट चाइल्ड और एडल्ट का कंसेप्ट दिया है कि लाइब्रेरी शुरुआती दौर में एक चाइल्ड लाइब्रेरी होता है, फिर वो एडल्ट होता है। ठीक है। और लाइब्रेरी कभी भी ओल्ड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि ओल्ड होना, ओल्ड एक निगेटिव वर्ड हो जाता है। और लाइब्रेरी जो है वो एक शुरुआती दौर में एक चाइल्ड से उन्होंने तुलना किया है, और जब पूरी पूर्ण रूप से डेवलप्ड लाइब्रेरी को उन्होंने एडल्ट के रूप में दिखाया, यानी यंग वयस्क के रूप में दिखाया है। तो ये रंगनाथन जी का थिंकिंग मैं बता रहा हूँ, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
कि 5th लॉ जो है वो ग्रोइंग को डिफाइन करता है, यानी पुराने सेल को आउट करना और नए सेल का डेवलपमेंट करना। यहाँ पे वीडिंग जो आउट होता है कंसेप्ट, वीडिंग आउट का कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो बुक जो किसी यूज का नहीं है या उसका लेटेस्ट एडिशन आ गया है, तो उसको हम लोग जब छटनी कर देते हैं, बुक लाइब्रेरी से निकाल देते हैं, उसी को हम लोग वीडिंग आउट कहते हैं। तो ये कंसेप्ट 5th लॉ से रिलेटेड है। जब हम लोग इसका इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि प्रत्येक लॉ का क्या क्या इम्प्लीकेशन है। जैसे कहने एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि लाइब्रेरी का निर्माण हम अपने सिटी में कहाँ पे करें, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने सिटी के मिडल पार्ट में लाइब्रेरी की इस्टेब्लिशमेंट करें, इसलिए क्योंकि चारों तरफ से लोग की पहुंच में होगी लाइब्रेरी। अगर लेकिन अगर आपने सिटी के किसी कोने में या सिटी से थोड़ा दूर अगर आपने स्थापना कर दिया, तो क्या होगा, जो उनके पास होंगे उनको नज़दीक पड़ेगा, लेकिन दूसरे छोर जो सिटी के दूसरे छोर के लोग होंगे वो कभी लाइब्रेरी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर पड़ेगा घर से, उनको जाने आने में ही 1 आवर का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ना बुक का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, जो लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं ना उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, जो कि फर्स्ट लॉ का विरोध करता है ये बात। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक पुस्तक प्रत्येक मतलब पुस्तकें उपयोग के लिए है। तो पुस्तकें जब उपयोग के लिए है और आपने लाइब्रेरी को बहुत दूर ओपन कर दिया, उस केस में पुस्तकें का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, उपयोग नहीं हो पाएगा, तो फर्स्ट लॉ का विरोध करता है। इसीलिए किसी भी लाइब्रेरी को सेंटर में स्थापना करना, यूनिवर्सिटी के बीचों बीच या सिटी के बीचों बीच अगर पब्लिक लाइब्रेरी है, तो ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए, लाइब्रेरी का स्थापना शहर के सेंटर में हो, ये कौन सा लॉ को फॉलो करता है? तो फर्स्ट लॉ का। ये इम्प्लीकेशन से जो इसका कहाँ पे इम्प्लीकेशन है 5 लॉ का, वहां से ये क्वेश्चन बनता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीज करके समझाऊंगा। इसे एमसीक्यूज भी इस पे मैंने बनाया हुआ है, वो भी अपलोड करूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे नंबर पे आप सीधे डाउट पूछ सकते हैं, बशर्ते कॉल मत कीजिएगा। डाउट के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा, जब मैं देखूंगा तो रिप्लाई करूंगा। मेरा नंबर है 8851871248। ये ऑफिशियल 48, ये ऑफिशियल नंबर है लाइब्रेरी एकेडमी का। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो चलिए, ये 5 लॉ था। अगर हम लोग बात करते हैं ना कि 5 लॉ जब डेवलप हो गया, तो कुछ सालों के बाद 2014 में ओसीएलसी ने इसको रीऑर्डरिंग किया। रंगनाथन जी के 5 लॉ को रीऑर्डरिंग किया, और रीऑर्डरिंग करने का इनका मेन मकसद था यूजर बिहेवियर और शिफ्टिंग प्रायोरिटीज को देना, मतलब कि प्रायोरिटीज को देना कि कैसे यूजर बिहेवियर क्या है, और हमें यूजर बिहेवियर को देखते हुए हमें किन बात पे ज़्यादा इंफेसाइज करना चाहिए, किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसको उन्होंने फर्स्ट में रख दिया। तो सबसे ज़्यादा आज ना टाइम बहुत दिक्कत वाली बात है कि लोग लाइब्रेरी में या कहीं भी लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि लोग जॉब करते हैं, लोग जो स्टूडेंट हैं उनको क्लास भी करने हैं, उनको खेलना भी है, स्पोर्ट्स गेम भी है, मतलब नेशनल लेवल पे गेम भी खेलने हैं, उनको टाइम का बहुत दिक्कत है। तो इसलिए टाइम सेविंग जो है ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इनको लगता है ओसीएलसी को। इसीलिए ओसीएलसी ने इसको रीऑर्डरिंग किया। और ओसीएलसी हालांकि ओसीएलसी ने इसको पब्लिश किया, लेकिन जो ये शिफ्टिंग पैराटरी जो है ना, ये मतलब कि लीन सिलिपिंगी कॉनवे और एक और थे इक्सेल फैनी, ये थोड़ा नाम ही फॉरेनर का है तो थोड़ा सा अजीब रहता है। इन्होंने ओसीएलसी के माध्यम से 2014 में इसको पब्लिश किया। अब देखिए, अगर इस लॉ को आप ऑर्डर करेंगे तो करेंगे 1 2 3 4 5। हमने दिया फर्स्ट लॉ को फर्स्ट, सेकंड लॉ को 2, थर्ड लॉ को 3, फोर्थ लॉ को 4 और 5 लॉ को 5। ठीक, ऐसा हमने दे दिया। अब इन्होंने क्या किया, उसको रीऑर्डरिंग कर दिया। अब रीऑर्डरिंग करने के बाद क्या हो गया, 42135, यानी कि फोर्थ लॉ को इन्होंने फर्स्ट में रखा, और ये कहा कि जो सेव द टाइम ऑफ द रीडर है, ये फर्स्ट लॉ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने फोर्थ लॉ को सबसे फर्स्ट में रखा। था आज मैंने बताया ही कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सोचना है आपको कि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसे याद हो जाएगा आपको। सेकेंड लॉ है एवरी पर्सन हिज हर बुक, यानी कि हालांकि एवरी, देखिए ये लिखने में मुझसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होगा एवरी रीडर। ठीक है, यहाँ पे होगा एवरी रीडर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होगा रीडर।
तो एवरी रीडर ही हर बुक। सेकेंड लॉ उसके बाद ये रखते हैं कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलनी चाहिए, यानी कि पहले तो पाठक का समय तुरंत बचाओ, उनको तुरंत बुक दो, कहने का मतलब ये है। थर्ड है बुक आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है, तो ये फर्स्ट वाला थर्ड में चला गया। और थर्ड लॉ जो है वो फोर्थ में चला जाएगा, एवरी बुक इट्स रीडर। और फिफ्थ वाला अपने स्थान पे ही रहेगा, जो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था या बढ़ता हुआ जीव है। इस बात का ध्यान रखेगा, कई बार ये पूछ देता ऑर्गेनाइजेशन रख देता है ऑप्शन में कि फिफ्थ लॉ कौन सा है, और ऑप्शन में देता है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से सही नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म ही हमेशा सही होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो रीऑर्डरिंग जो है इसका फॉर्मूला है 4 1 1 2 1 3 5। तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 जो है और 5 है अपने ही जगह पे है, 2 2 पे ही है पोजीशन पे, 5 5 पे ही पोजीशन पे है। सिर्फ 4 जो होता है वो फर्स्ट लॉ हो जाता है, और 1 2 1 3 5 इस ऑर्डर में आप ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवीएस में पूछे गए हैं आई थिंक, या यूजीसी में, तो आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो लाइब्रेरी साइंस था कुछ और इसमें डेवलपमेंट हुआ आगे जाके, इसको वेब वर्जन के रूप में लाया गया। जो एक अली रेजा नौरोजी थे, ये जापान के थे, इन्होंने 5 लॉ को इम्प्लीमेंट, ये 5 लॉ को और एक्सटेंड किए वेब पर, वेब यानी कि ऑनलाइन जो आज आप देख रहे हैं। तो इन्होंने बोला था कि वेब रिसोर्स आर फॉर यूज, जैसे बुक आर फॉर यूज है उसी तरह वेब रिसोर्स आर यूज, मतलब जो इंटरनेट पे जो रिसोर्सेस है वो उपयोग के लिए है, यानी वेब संसाधन उपयोग के लिए है। दूसरा इन्होंने बोला एवरी यूजर हीज हर वेब रिसोर्स, माने प्रत्येक उपयोगकर्ता का अपना वेब संसाधन है। हालांकि ये मतलब कि हिंदी में एक बात सुधार कर लीजिएगा, प्रत्येक उपयोगकर्ता को उसका वेब संसाधन मिले, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना सेकेंड लॉ में, सेकेंड लॉ में आप देखेंगे कि हर व्यक्ति की अपनी पुस्तक, यानी उसकी पुस्तक, उसी तरह से ये उसकी यहाँ पे आएगा शुद्ध रूप जो है, प्रत्येक पाठक यानी व्यक्ति के जगह पे पाठक आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पर्सन हुआ है ना इंग्लिश में, इसीलिए यहाँ पे हिंदी में व्यक्ति हो गया है, यहाँ पे पाठक होगा। तो प्रत्येक और हर का जगह प्रत्येक होगा, ठीक। तो प्रत्येक पाठक की को उसकी पुस्तक मिले, पुस्तक मिले, एक तरह से हिंदी में शुद्ध ये रहा। हालांकि आप एनवाईएस के पास, एनवाईएस की वेबसाइट पे देखेंगे या आप इग्नू देखेंगे तो यही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले। उसी तरह से प्रत्येक उपयोगकर्ता को यानी प्रत्येक पाठक को उसका वेब रिसोर्सेस, वेब संसाधन मिले। थर्ड है एवरी वेब रिसोर्स इट्स यूजर, प्रत्येक वेब संसाधन का अपना उपयोगकर्ता हो, यानी जितने भी वेब संसाधन है इंटरनेट पे उनका अपना एक उपयोगकर्ता यानी रीडर मिलना चाहिए। सेव द टाइम ऑफ यूजर, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। और फिफ्थ लॉ है द वेब इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी वेब एक बढ़ता हुआ जीव है, जो कि आपको पता ही होगा कि इंटरनेट की दुनिया में इतना मतलब चीज़ें बढ़ती हुई है, बढ़ रही है दिन पर दिन, एक तरह से विस्फोट है इन्फॉर्मेशन का, आप संभाल नहीं पाइएगा। आने वाले समय में तो और दिक्कत होने वाली है। रीज़न ये है ना कि गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर फैल रही है आजकल। उसके बाद माइकल गुरेमन थे, इन्होंने भी इंटरप्रेट किया रंगनाथन के 5 लॉ को, और उन्होंने आज के समय में इन्होंने 5 लॉ को थोड़ा सा इंटरप्रेट करके थोड़ा सा इसमें चेंजेज किया। और ये चेंजेज है, फर्स्ट लॉ है लाइब्रेरी सर्व ह्यूमनिटी, यानी पुस्तकालय मानवता की सेवा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा रेस्पेक्ट ऑल फॉर्म बाई विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड, यानी ज्ञान के संचार के सभी रूपों का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। थर्ड है यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू इन्हांस सर्विस, यानी हमें सेवा को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। और फोर्थ है प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि ज्ञान तक मुक्त पहुंच की रक्षा करनी चाहिए। और फिफ्थ है ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर, यानी अतीत का सम्मान करें और भविष्य का निर्माण करें। तो इन्होंने माइकल गुरेमन ने ये एक डिफरेंट 5 लॉ ही दिया, थोड़ा सा इंटरप्रेट किया 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप के तौर पे इन्होंने मतलब कि इसको फॉर्मुलेट किया था। और उसमें इन्होंने
ये 5 जो है ना, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए माइकल गोरेमन ने जो इंटरप्रेटेट किया था रंगनाथन 5 लॉ को, उन्होंने एक तरह से ये जो इन्होंने इंटरप्रेटेट किया था ना, तो ये एक तरह का लाइब्रेरियनशिप के तौर पे देखते थे। ठीक है कि लाइब्रेरी जो है ना, एक पुस्तकालय जो है मानवता की सेवा करता है, यानी लाइब्रेरी सर्व ह्यूमनिटी, रेस्पेक्ट ऑल फॉर्म बाय व्हिच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड, यानी संचार के सभी ज्ञान के संचार के सभी रूपों का सम्मान करना चाहिए। तो ये ना पूछा नहीं है कभी, लेकिन मे भी आने वाले समय में पूछ दे। लेकिन ये जो है ना, ये अलीरेजा नौरूजी का ये पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक, ये अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कुरुमेन और पेकारिनन पैवी जो थे, इन्होंने भी प्रपोज किया 2 न्यू लॉ को। दे आर रिटन, इन्होंने बताया 6 और 7 लॉ। 6 इन्होंने बोला कि एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, प्रत्येक पाठक के पास उसका लाइब्रेरी होना चाहिए। लेकिन ये जो इन्होंने बोला ना, हर प्रत्येक पाठक का अपना पुस्तकालय हो, ये देखिए हर हर हो गया है ना, ये प्रत्येक कर लीजिएगा, शुद्ध वर्ड जो है ना, ये प्रत्येक पाठक का अपना पुस्तकालय हो। देखिए, ये प्रत्येक पाठक का अपना पुस्तकालय ना, ये कहने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आप एक फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहे स्टूडेंटों से पूछिएगा तो उनके लिए बस एक बुक खरीदना बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, जो विकसित कंट्री में जो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा उनके लिए इजी है। चाहे बहुत लोगों के पास अपना लाइब्रेरी होता है, आप जो बहुत लोगों के घर में देखेंगे, वहाँ पे वो लाइब्रेरी बना के रखते हैं, ज़्यादातर वकील रखते हैं। ठीक है, वकील लोग या नेता लोग भी देखेंगे आप, वहाँ पे ऐसा रहता है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए एक रीडर ही है, स्टूडेंट भी एक रीडर ही है, उसके पास एक लाइब्रेरी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। सभी स्टूडेंट के लिए, कुछ स्टूडेंट के लिए ठीक है। सेवंथ लॉ है एवरी रीडर हिज कंट्रीब्यूट टू द लाइब्रेरी, मैंने प्रत्येक, सॉरी, एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूट टू द लाइब्रेरी, मैंने प्रत्येक राइटर को लाइब्रेरी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो कि मैंने देखा है, ज़्यादातर राइटर कंट्रीब्यूट करते हैं लाइब्रेरी में। जितने भी राइटर है ना, एक दो कॉपी बुक का लाइब्रेरी में जहाँ से भी वो पढ़े होते हैं, खासकर जहाँ से वो पढ़े हैं, वहाँ पे उनका कोई भी बुक पब्लिश होता है तो सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी में ले जाकर देते हैं वो। ये मतलब मैंने देखा है, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सेवंथ लॉ है, और ये बहुत नॉर्मल तौर पे इम्प्लीमेंट हो रहा है आज भी हमारे देश में। आप देखिएगा जितने भी बुक राइटर होंगे, वो कभी उनसे मिलिएगा, अगर लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में खासकर होंगे तो उनका बुक होगा, वो अपने लाइब्रेरी में ले जाकर गिफ्ट किए होंगे, 2-4 कॉपी 5 कॉपी एटलीस्ट किए होंगे। तो ये सेवंथ लॉ है। उसके बाद आता है जिम थॉम्पसन, अ, थॉम्पसन का 1992 में इन्होंने रंगनाथन लॉ को थोड़ा सा इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो बोला कि बुक आर फॉर प्रॉफिट। इन्होंने थोड़ा सा मतलब मनी के तौर पे इस चीज़ को देखा। सेकेंड लॉ है एवरी रीडर हिज बिल, प्रत्येक पाठक का उनका बिल, मतलब कि जो यूज करते हैं उसका पैसा पे करें। एवरी कॉपी इट्स रीडर, प्रत्येक कॉपी का उसका पाठक मिल जाए। पाठक से नगद लेना, पाठक से पैसे लो। और द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। अगर ये इम्प्लीमेंट कर दे तो कोई लाइब्रेरी ही नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब पैसे दे के जाना, मतलब लाइब्रेरी में ऐसे जो पब्लिक लाइब्रेरी है फ्री है, तो वहाँ पे रीडर घट रही है दिन पर दिन। आप देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी या कॉलेज स्कूल लाइब्रेरी में, वहाँ पे रीडर की कमी हो रही है। जैसे लोग बुक से दूर हो रहे हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह आ जाने की वजह से लोग इंटरनेट पे ऑनलाइन वगैरह पढ़ रहे हैं। और आप ये पैसे वाले इम्प्लीमेंट कर देंगे तो थोड़ा और दिक्कत आ जाएगी। तो ठीक है, लॉ है, पूछा जा सकता है, तो हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए अब इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले तो 5 लॉ, तो ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको 5 लॉ याद होना चाहिए। दूसरा कि थोड़ा सा ये जो रीऑर्डरिंग है ओसीएलसी का, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद एलिराजा नोरूजी का ये 5 जो है वेब पर बेस्ड था, ये बहुत सिंपल है, ये आपको याद होना चाहिए। जहाँ पे रीडर है वहाँ पे रीडर ही रहने दीजिए, और जहाँ पे आपका बुक है ना, वहाँ पे वेब रिसोर्स कर दीजिए बस, और कुछ मत आप चेंजेज कीजिए। और जहाँ पे लाइब्रेरी है वहाँ पे वेब वेब इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे किया गया है। तो बस ये याद हो जाएगा। माइकल गोरेमन का है ह्यूमनिटी से रिलेटेड है, नॉलेज कम्युनिकेटेड, यूज टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट इन्हांस, प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज, एंड ऑनर टू द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर, इस टाइप से है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। ये जो कुरुमेन और पेकारिनन जो हैं, इन्होंने 6 और 7th लॉ दिया। तो 7th लॉ तो बहुत याद हो जाएगा कि प्रत्येक जो राइटर हैं उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए लाइब्रेरी में, और एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, प्रत्येक
रीडर को उनका अपना लाइब्रेरी होना चाहिए। हालांकि ठीक है, ये लॉ है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये जैसे 5 लॉ है, ठीक है, तो 5 लॉ जो है ये प्रत्येक लॉ का अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए यहाँ हर है ना, इसको प्रत्येक कर लीजिए, प्रत्येक। ठीक, अब हम लोग फर्स्ट में डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ, बुक आर फॉर यूज। फर्स्ट लॉ कहता है बुक आर फॉर यूज, यानी पुस्तकें उपयोग के लिए है। अब ये लॉ का इम्प्लीमेंट हम लोग 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है ना, बुक आर फॉर यूज, यानी अब बुक आर फॉर यूज है फर्स्ट लॉ, तो ये कैसे यूज होगा? सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे यूज होगा। तो लाइब्रेरी ऐसी जगह होना चाहिए जो एक चीज और समझिए, जैसे देखे होंगे आप, जैसे यहाँ पे ये एवरी की जगह प्रत्येक ना करके हर कर दिया गया है। तो इस तरह से ना जो टाइपिंग मिस्टेक है, ये अगर जो टीचर है ना वो अगर टाइपिंग नहीं करे ना और दूसरे को टाइपिंग दे दिया जाए, तो इस तरह से एरर बहुत होते हैं। इसलिए इस पीडीएफ में, जैसे पिछला पीडीएफ में आपने देखा होगा एक भी एरर नहीं होगा, लेकिन इस पीडीएफ में जैसे पर्सन, रीडर की जगह पर्सन लिखाया है, व्यक्ति की जगह पाठक लिखाएगा, ये पाठक होगा यहाँ पे। तो इस तरह से एरर हुए हैं थोड़ा बहुत, आप इसको नोट्स बनाते में सुधार कर लीजिएगा आगे जो है ना। इसीलिए मैंने इतना देखा ना जब, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, मैं लिख के ही पढ़ा देता हूँ। इसीलिए ये जो इम्प्लीमेंटेशन है 5 लॉ का, वो मैं आपको लिख के ही बता दूंगा। तो जो फर्स्ट लॉ है वो बुक आर फॉर यूज, यानी कि प्रत्येक पुस्तकें, प्रत्येक बोल रहा हूँ मैं, पुस्तकें उपयोग के लिए है। यहाँ पे मैं अच्छा से लिख देता हूँ आपको, पुस्तकें। ये दरअसल जो राइटिंग पेंसिल है ना, ये बहुत फास्ट चलता है, ये ना इससे अच्छा से नहीं लिखा जाता है। देखेंगे होंगे आप उपयोग को, जैसे भ जैसे, ये थोड़ा हवे में ही लिख देता है, अभी मतलब टच भी नहीं होता है तब तक लिख देता है इसको। इसका जो सेंसिटिविटी है ना, ये कम करने का अगर किसी को भी पता होगा ना, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ये मेरा एचपी का लैपटॉप है और इसका जो टच पैड है, मतलब कि पेंसिल, ये ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी है। मैंने कम करने की कोशिश किया बहुत जगह, सेटिंग वगैरह में जाकर मुझे मिला नहीं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम लोग बुक आर फॉर यूज। तो बुक आर फॉर यूज जो है ये फर्स्ट लॉ है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? बुक आर यूज यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए, पुस्तकें कैसे उपयोग होगी? लाइब्रेरी की जो स्थापना होगा उसका लोकेशन बहुत मैटर करता है। तो जो फर्स्ट है वो लोकेशन है, यानी कि लाइब्रेरी लोकेशन, लाइब्रेरी लोकेशन ये सेंट्रल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सेंटर में होना चाहिए। अगर सिटी में है तो सेंटर में हो, यूनिवर्सिटी में हो तो सेंटर में होना चाहिए, और एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब कि एक्सेस हो, वहां तक पहुंच हो। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लाइब्रेरी लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लाइब्रेरी लोकेशन किस लॉ से रिलेटेड है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से एसोसिएटेड है। फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से ये इसका रिलेशन है। तो लाइब्रेरी लोकेशन। दूसरा आ गया लाइब्रेरी आवर, यानी कि लाइब्रेरी आवर, आवर से मतलब है ओपनिंग टाइमिंग। ठीक, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई लाइब्रेरी है, अगर वो 10 से 5 ओपन होती है, जो वर्किंग लोग हैं, मान लीजिए पब्लिक लाइब्रेरी की मैं बात कर रहा हूँ, वर्किंग लोग हैं, उनका भी जॉब जो है 10 से 5 ही है, तो क्या वो अपने जीवन में कभी भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर लाइब्रेरी संडे को ओपन रहेगी तो जो वर्किंग लोग हैं, संडे को छुट्टी होती है तो संडे को कर पाएंगे। अदरवाइज अगर उनको मंडे या मंडे टू सैटरडे किसी भी दिन अगर उनको चाहिए कि बुक रिटर्न कर दे या बुक
हम ले ले लाइब्रेरी से, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा ना जो लाइब्रेरी आवर है ना वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि मॉर्निंग में जैसे 10 बजे से नॉर्मल पीपल जाते हैं जॉब पे, तो लाइब्रेरी 9 से होना चाहिए, 8 AM से होना चाहिए। भले क्लोज आप 3 PM या 4 PM कर दें, या 2 शिफ्ट में लाइब्रेरी चलाएं, तो मॉर्निंग 6 से नाइट में 9 तक, ऐसे करके 2 शिफ्ट में आप चला सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा लाइब्रेरी आवर जो है, लाइब्रेरी का टाइमिंग जो है, ये फर्स्ट लॉ से एसोसिएटेड है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये किस लॉ से रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ से। हम लोग सी की बात करते हैं, थर्ड नंबर की, यानी लाइब्रेरी फर्नीचर, यानी कि लाइब्रेरी फर्नीचर का। अब फर्नीचर से मतलब है कि जो कुर्सी है, टेबल है, वो कैसा होना चाहिए। तो पुस्तकें का उपयोग अच्छा से कैसे होगा, किसी को बैठने में कंफर्टेबल होगा तो वो पुस्तकें उपयोग करेगा। अगर वो जाएगा, कुर्सी ही नहीं रहेगी, बैठने का व्यवस्था नहीं रहेगा, बैठने का अच्छा व्यवस्था नहीं रहेगा, तो उसको बैठने ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा। उस केस में वो लाइब्रेरी में पुस्तकें ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाएगा, तुरंत वहाँ से चला जाएगा। तो फर्नीचर किससे रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से। उसके बाद हम लोग डी में बात करते हैं, फोर्थ नंबर में, बुक सिलेक्शन। देखिए, पुस्तकें उपयोग के लिए है, तो इससे मतलब है कि बुक का जो सिलेक्शन भी है ना, यूजर सेंट्रिक होना चाहिए। यूजर सेंट्रिक मतलब यूजर को ध्यान में रख के बुक का सिलेक्शन करना चाहिए, बुक सिलेक्शन। तो बुक का सिलेक्शन है, ये कैसा होना चाहिए, यूजर सेंट्रिक होना चाहिए। यूजर सेंट्रिक मतलब यूजर को ध्यान में रखते हुए हमें बुक का सिलेक्शन करना चाहिए अपने लाइब्रेरी के लिए। कहने का मतलब ये है सिंपल, कि मान लीजिए एकेडमिक लाइब्रेरी है और रिसर्च लाइब्रेरी है, आपने छोटे बच्चों का किताब रख दिया, या छोटे बच्चों का लाइब्रेरी है, आपने रिसर्च पेपर वहाँ रख दिया, तो कोई किसी का यूज का नहीं रहेगा वो चीज़ें। पब्लिक लाइब्रेरी है और वहाँ का ज़्यादातर जो पब्लिक है वो हिंदी बोलती है, आपने फ्रेंच में बुक ला कर रख दिया, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा फ्रेंच आता है और आप फ्रांस से पढ़ के आए हैं, आपको लगा अरे फ्रेंच रखना चाहिए, आपने रख दिया। उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ का यूजर जो है ज़्यादातर हिंदी भाषी है, तो आपको हिंदी भाषी में बुक रखना चाहिए। अगर वो तमिल भाषी है तो तमिल भाषा में रखना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और फिफ्थ नंबर है ई, मतलब ई नंबर यानी फिफ्थ नंबर है लाइब्रेरी स्टाफ। तो लाइब्रेरी स्टाफ जो है ये किससे रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से। तो ये स्टाफ कैसे रिलेटेड है, तो देखिए, पुस्तकें उपयोग के लिए, अब पुस्तकें का उपयोग कैसा होगा, अगर लाइब्रेरी स्टाफ अगर अगर आपका प्रोफेशनल नहीं होगा, लाइब्रेरी स्टाफ अगर वो स्किल्ड नहीं होगा, तो वो बुक दे ही नहीं पाएगा आपको। आप अगर यूजर के तौर पे आप लाइब्रेरी में आएंगे, आपको आप मांगेंगे ये बुक, वो कहेगा ये बुक नहीं है, ये नहीं है लाइब्रेरी में, जबकि बुक रहेगा लाइब्रेरी में, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, उसको पता नहीं है, वो नॉलेजेबल नहीं है, वो सर्विस ओरिएंटेड नहीं है, वो सर्विस से नहीं देना चाहता है। तो इस तरह से लाइब्रेरी स्टाफ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइब्रेरी के अंदर। इसलिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे ये जितने भी पॉइंट है वो कैसे फर्स्ट लॉ से रिलेट कर रहा है, इस बात का आप समझ के याद रखेंगे, ऐसे रट नहीं पाएंगे आप। क्योंकि ये ना 5 लॉ है ना, पांचों लॉ का अपना अपना इम्प्ली जो इम्प्लीकेशन है, और वो इम्प्लीकेशन में क्या होगा, सब एक दूसरे से घौच पौच हो जाएगा। देसी भाषा में अगर हम लोग बोले, तो आपको क्या करने हैं ना, समझ के याद करने हैं कि कैसे फर्स्ट लॉ से कैसे रिलेशन है इसका। जैसे लाइब्रेरी का लोकेशन अगर अच्छा जगह होगा तो पुस्तकें का उपयोग हो जाएगा। लाइब्रेरी का टाइमिंग भी पुस्तकें उपयोग करने के लिए मेन रोल प्ले करेगा। फर्नीचर अगर अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा देर पुस्तकें पढ़ेंगे। बुक सिलेक्शन अगर अच्छा होगा आपके लाइब्रेरी में, यूजर के अकॉर्डिंग होगा, तभी पुस्तक का उपयोग होगा, नहीं तो पुस्तक पढ़ेंगे ही लोग नहीं। अगर हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश में आपने सारे बुक रख दिया, इंग्लिश भाषी लोग हैं, इंग्लिश लोगों को लैंग्वेज है वहाँ का, आपने हिंदी में बुक रख दिया, तो इस केस में वो यूजर सेंट्रिक हुआ नहीं, तो पुस्तक का उपयोग नहीं हो पाएगा। फोर्थ है, फिफ्थ है लाइब्रेरी स्टाफ। अगर लाइब्रेरी स्टाफ आपका स्किल्ड नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, उसको सर्विस ओरिएंटेड नहीं है, उसको ज़्यादा चीज समझ में नहीं आती है, तो उस केस में भी पुस्तकें का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए ये 5 चीज़ें फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेट करता है। तो आपसे ये कभी भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ऐसे पूछे जाते हैं कि बताइए लाइब्रेरी आवर ओपनिंग और क्लोजिंग आवर जो है लाइब्रेरी का 21 लॉ से एसोसिएटेड है, किस लॉ से रिलेट करता है।
तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेट करता है और आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, इस तरह से आपको फर्स्ट लॉ पे टिक करना है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक या पुस्तक मिले। यानी कि जो सेकेंड लॉ कहता है एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। अब ये पुस्तक मिले तो ये कैसे मिलेगी? जैसे मान लीजिए कि हमें लाइब्रेरी, ओपन लाइब्रेरी, मतलब कि पब्लिक लाइब्रेरी ओपन करना है, तो इसके लिए तो फंडिंग चाहिए। फंडिंग के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो ओपन नहीं हो पाएगा, उसके लिए बिल्डिंग बनानी पड़ती है, पुस्तकें खरीदनी पड़ती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग हैं जो मिल के, एक विलेज है कोई और लोग कंट्रीब्यूट करके लाइब्रेरी ओपन करते हैं, तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। तो इसके लिए जो ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट होता है, जो लेजिस्लेशन जो होता है स्टेट का, यानी मैं लिख देता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। आप ये बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ या पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जिसको बोलते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये जो है ना, ये किससे रिलेटेड है? सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्यों पास किया जाता है? कि स्टेट में जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी है उनको मेंटेन करना, उनको रन करना, उनको फंडिंग करना, उनको पैसे का कंट्रीब्यूशन करना, ये सभी चीज एक बाय लॉ हो, ना कि ऐसे रेंडमली कुछ भी हो जाए। क्योंकि राज्य में खर्चा करने के लिए अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार ही है, कोई भी खर्चा करने के पहले बहुत सारे लॉ को फॉलो करना पड़ता है। एक उसका प्रॉपर प्रावधान होता है कि हम खर्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तभी खर्चा होता है। तो जो स्टेट ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है, यानी ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, मतलब स्टेट की जिम्मेदारी। तो स्टेट की जिम्मेदारी तय करना, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास करना, ये सब आपका सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ना, ये सबसे बड़ा लॉ है 5 लॉ में। 5 लॉ में सबसे बाद में जो लॉ बना वो फर्स्ट लॉ बना, और सबसे बड़ा जो लॉ है वो सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। सेकेंड लॉ लाइब्रेरी साइंस बड़ा क्यों हो गया? इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इसमें ना जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वगैरह है, स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टाफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब जो है ना, ये सेकेंड लॉ में है, जिसके कारण ये बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड में, यानी ए और ए बी में, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टाफ। ठीक, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टाफ, लाइब्रेरी स्टाफ बोले या स्टाफ बोले, तो बेसिकली क्या होता है ना कि फर्स्ट लॉ जो होता है ना वो लाइब्रेरी स्टाफ से रिलेटेड है, लेकिन सेकेंड लॉ जो है ना ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टाफ से रिलेटेड है। जो दायित्व है, इसका शुद्ध हिंदी मीडियम वाले इसका हिंदी लिख लेंगे, दायित्व, मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो स्टेट की जिम्मेदारी, स्टाफ की जिम्मेदारी। अब वहां पे स्टाफ जो था ना, यहाँ पे लाइब्रेरी स्टाफ से मतलब होता है कि स्किल्ड होना चाहिए, तभी पुस्तकों का उपयोग होगा। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले। वो कैसे मिलेगी? जब वो जो लाइब्रेरी स्टाफ है वो रेस्पॉन्सिबल होगा, वो उस चीज को समझता होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, और वो एक तरह से मतलब कि क्यूरेट, मतलब कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी होगी उसको बुक के बारे में जानने का, तो वो चीज़ें हो सकती है। सी में अगर हम लोग बात करें, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टाफ के बाद ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर, जो रीडर की दायित्व है वो भी सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। तो जो तीनों ये दायित्व वाला जो चीजें हैं वो रीडर, स्टाफ और स्टेट, ये सभी सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से है। अब इनका क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? अब ये इनकी रीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड लॉ से कैसे रिलेटेड है, ये बात समझिए। देखिए,
सेकेंड लॉ कह रहा है एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिली। मान लीजिए मैं एज अ रीडर किसी लाइब्रेरी में जाता हूँ और मैं वहां से बुक इशू कराता हूँ। कोई बुक है, बहुत फेमस बुक है, मैं वहां से इशू करा लेता हूँ और घर लेके चला जाता हूँ 15 दिन के लिए, और मैं उसको रखता हूँ घर पे 15 दिन और पढ़ता हूँ, और मैं ला के 15वां दिन, लास्ट दिन मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ कि जो मेरी दायित्व है, जो एक तरह से मतलब कि रूल है जो कि 15 दिन में आपको बुक को रिटर्न करना है, वो मैंने फॉलो किया। इसका फायदा क्या होगा कि दूसरा रीडर को बुक चाहिए उसको मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या हुआ, लापरवाही किया, मैं कोई भी दायित्व नहीं निभाया, कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, मैंने 1 साल तक बुक रखे रह गया, भले फाइन लग रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जो मैंने बुक रख लिया अब लाइब्रेरी में है नहीं, दूसरा कोई आएगा वो बुक मिलेगा नहीं। तो इससे क्या होगा ना कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले, इसके लिए रीडर को भी बहुत रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। स्टाफ और स्टेट तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ही, साथ साथ रीडर को भी रेस्पॉन्सिबल होना होगा, तभी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिल पाएगी। आप समझ गए? मान लीजिए कि कोई रीडर है बुक फाड़ दिया, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन एक मैं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे वो गलत प्लेस पे या कुछ उसमें मतलब उसका पेज कोई अच्छा लगा, उसको जरूरत का चीज था, वो पेज निकाल लिया, तो अब वो बुक रहते हुए भी रीडर के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि उस पेज का जब जरूरत पड़ेगा तब उस पाठक को पुस्तक होते हुए भी पुस्तक नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ना रीडर का अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाना चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, तभी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले। इसीलिए ये चीजें सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चॉइस ऑफ बुक। चॉइस ऑफ बुक, चॉइस ऑफ बुक मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ये सिलेक्शन ऑफ बुक से रिलेटेड है चीजें। मतलब कि अब देखिए हम लोग ना फर्स्ट में भी देखा था कि बुक का सिलेक्शन यूजर सेंट्रिक होना चाहिए, ये बात सही है, तभी पुस्तकें उपयोग के लिए होती है, नहीं तो उपयोग होगा ही नहीं। सेकंड में है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले, तो ऐसा पुस्तक अगर हम लोग ढूंढेंगे जो प्रत्येक पाठक की डिमांड है, तभी उसको पुस्तक वो मिलेगी। इसीलिए ये जो बात है ना, ये चॉइस ऑफ बुक या बुक सिलेक्शन, ये दोनों चीजें दोनों लॉ को फॉलो करती है। ठीक है। अब देखिए जैसे कि अब इसमें हम लोग कैसे समझेंगे, अब ये चीज हम कैसे समझेंगे कि कौन सा बुक हमें चाहिए? इसके लिए हमें यूजर नीड, यूजर स्टडी करना होता है, यूजर सर्वे हम लोग करते हैं, यूजर एजुकेशन, यूजर को एजुकेट करते हैं। फिर मतलब कि लाइब्रेरी में जो भी बच्चे आते हैं, या ब्लाइंड लाइब्रेरी है कि फार्मर के लिए लाइब्रेरी है, या आपको फैक्ट्री वर्कर के लिए लाइब्रेरी है, ये किसके लिए है, इस आधार पे हम बुक का सिलेक्शन करते हैं। और ये सिलेक्शन होगा तभी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिल पाएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि वो कोई लाइब्रेरी है जो मतलब कि जिनको वर्कर हैं, वो लोग किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका लाइब्रेरी है, तो वर्कर के लिए वर्कर टाइप का ही बुक हमें रखना पड़ेगा। वो उनकी जो हम उनको स्टडी करेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग यूजर स्टडी, है ना। उनके नीड को समझेंगे, तो यूजर नीड क्या है। इसके अलावा उनका सर्वे करेंगे कि आप बताइए, यूजर से आएंगे वो जब भी कभी लाइब्रेरी में पूछ लेंगे कि आपको कोई बुक की मतलब ऐसा चीज है बुक जो यहाँ नहीं हो आप चाहते हो, तो ऐसे लिख लेंगे। जो कॉमन बुक होगा, जो ज्यादातर लोग डिमांड कर रहे होंगे, उनको हम लोग पहले परचेज करेंगे। तो इस तरह से ना हम लोग प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें तक पहुंचा सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये सब भावनाएं हैं जो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं कहानियां बनाता हूँ, तो आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए बेसिकली। फिर भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा जरूर, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट आता है बुक फॉर ऑल। ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, बुक फॉर ऑल। ये ना सेकंड लॉ से रिलेटेड है, सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। बुक फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, प्रत्येक के लिए पुस्तकें। वही हुआ, प्रत्येक को उसका पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले, यानी बुक फॉर ऑल। तो ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। और एक चीज ना आप समझिएगा कि जो फिजिकली अपीयरेंस के कारण कोई व्यक्ति जो होता है, कोई यूजर है, और वो किसी कारणवश वो लाइब्रेरी नहीं जा पाता है ना, और जब लाइब्रेरी उसको
सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो सेकेंड लॉ से रिलेटेड होता है। जब हम लोग थर्ड लॉ अभी पढ़ेंगे ना तो मैं आगे समझाऊंगा आपको, अभी रहने दीजिए। ये बुक फॉर ऑल समझ लीजिए कि ये सेकेंड लॉ से रिलेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। यानी एवरी बुक इट्स रीडर। हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिख लेंगे, प्रत्येक पाठक को उसकी, सॉरी, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। यानी कि थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। यानी जैसे रीडर का पुस्तक से संबंध है कि प्रत्येक रीडर को पुस्तक मिलना चाहिए, उसी तरह सभी पुस्तक को भी पाठक मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज देखिए, अगर मान लीजिए लाइब्रेरी क्लोज्ड लाइब्रेरी है, मतलब कि आपको अंदर लाइब्रेरी के अंदर जाने नहीं दिया जाता है, जहाँ पे रीडिंग हॉल है वहीं पे आप बैठिए, कोई बुक आप स्टाफ से ऑर्डर कीजिए, स्टाफ दे देंगे, अब आप पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो आप बुक जानते होंगे उसी बुक तक आपकी पहुंच होगी। मान लीजिए कि अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बुक आपको प्रोफेसर ने बताया है ये अच्छी बुक है, उसी को आप जाकर डिमांड कीजिएगा। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई भी बुक आई होगी, वो आपको कैसे पता चलेगा? जब तक लाइब्रेरी के अंदर आप घूमिएगा नहीं, उसके अंदर इधर से उधर घूमिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो घूमने के लिए क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी के अंदर ओपन एक्सेस होना चाहिए, ओपन एक्सेस। ठीक, तो लाइब्रेरी के अंदर ओपन एक्सेस होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए आपको कि आप लाइब्रेरी के अंदर जा सके। जैसे देखिए मॉल, जैसे पहले के क्या होता है, दुकान होते थे, तो दुकान में हम लोग जाते थे तो बोलते थे भैया शॉर्ट दिखा दो, तो उन्होंने 5 शॉर्ट दिखाया, फिर हम पसंद नहीं आया, खड़े हैं, वो बोलेंगे बताइए आपको कौन सा कलर चाहिए। भाई कलर तो होता ही नहीं है, कुछ बताना बनता नहीं है शॉर्ट में। लेकिन क्या होता है मॉल में, क्या है, ये फ्रीडम हो गई। मॉल में लोग जाते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, वो कपड़ा निकालते हैं, किसी को फेंक देते हैं, मतलब जैसा मर्जी वैसा उसको उल्टा पुल्टा करके देख लेते हैं। तो ये क्या हुआ ना, फ्रीडम हो गया, आप वस्तु तक पहुंच पाए, अपने नीड तक पहुंच पाए। तो इससे ना आपको नई जो चीजें आएगी वो आप देख लेंगे। तो पुस्तक के लिए भी वही चीज लागू होती है, ओपन एक्सेस होने के कारण आप पुस्तकें तक पहुंच जाएंगी जो पुस्तकें नहीं है, या कोई ऐसी पुरानी पुस्तक है जो कोई यूजर डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी नजर उस पर चली गई, अरे ये भी अच्छी बुक है, तो आपने उसको ले लिया पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ, उस पुस्तक को भी पाठक मिल गया जो पुस्तक को पाठक नहीं मिल रहा था। ओपन एक्सेस करने से, ओपन एक्सेस मतलब कि खुला प्रवेश, हिंदी में लिख लीजिए, खुला, एक तरह से खुला प्रवेश होना चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, मैंने कोई भी अंदर जा सकता है। तो इससे क्या हो गया कि आप पुस्तक तक पहुंच पाए, तो उस पुस्तक को भी पाठक मिल गया जो पुस्तक को पाठक कई सालों से नहीं मिल रहा था, या नई बुक थी उसको पाठक नहीं मिल रहा था, आप देख लिए उस बुक को, आपने उसको इशू करा लिया, चाहे आपने ला लिया पढ़ने के लिए, तो उसको भी पाठक मिल गई। तो ओपन एक्सेस किससे रिलेटेड है? थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से। उसके बाद बात करते हैं बी में, ओपन एक्सेस के अलावा इजी एक्सेस, मतलब कि इजी एक्सेस होना चाहिए, मतलब किसी के लिए ओपन एक्सेस इजी एक्सेस एक ही चीज़ है एक तरह से। आप बस ये जो वर्ड है ना सेम टू सेम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ सब लिख रहा हूँ। सी में बात करते हैं सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट, अब सेल्फ अरेंजमेंट में मतलब क्या होता है कि इसमें ना नेविगेशन की बात है। सेल्फ मतलब होता है रैक, लाइब्रेरी के अंदर जो रैक होती है वो अरेंजमेंट ऐसा आपको उसको मतलब कि क्लासिफाइड करके रखना चाहिए जो इजी रूप में किसी भी पुस्तक तक पहुंच को इजी बना दे। तो ये सेंस जो है ना यहाँ सेल्फ अरेंजमेंट का, वो इजी एक्सेस से है, नेविगेशन से है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कैटलॉग, जो वर्ड है कैटलॉगिंग करना। कैटलॉग जो हम लोग कैटलॉग कार्ड बनाते हैं लाइब्रेरी के लिए, वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई भी रीडर गया बिना लाइब्रेरी घूमे, वहाँ कैटलॉग कार्ड देख लिया कि ये मेरा पुस्तक है कि नहीं, इस राइडर का पुस्तक है कि नहीं,
और जब हम लोग कैटलॉगिंग पढ़ेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि कैटलॉगिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। लेकिन अभी समझिए, कैटलॉगिंग एक कार्ड होता है जिसमें बुक का इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। कैटलॉगिंग बहुत तरह से बनता है, जैसे टाइटल पे बनता है, ऑथर के नेम से बनता है, सब ऑथर के नेम से बनता है, सब टाइटल के नेम से बनता है, सब्जेक्ट से बनता है। तो जैसे कि मुझे मान लीजिए हमको लाइब्रेरी और ये जो कैटलॉग कार्ड होते हैं, ऑथर कैटलॉग कार्ड एक जगह रखा जाता है, सब्जेक्ट कैटलॉग एक जगह रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए कि हमको लाइब्रेरी साइंस का बुक चाहिए, तो हम जाएंगे बोलेंगे हमको लाइब्रेरी साइंस का बुक दिखाइए। तो कौन कौन से बुक है मुझे देखना है, तो क्या होगा ना, कैटलॉग आपको बुक ला ला के दिखाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे बुक निकालेंगे तो सारे बुक का अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा फिर से। लेकिन हमारे पास कैटलॉग कार्ड होगा, वो कैटलॉग कार्ड में सभी डिटेल रहेगा, उस बुक का क्या कहाँ पे रखा हुआ है लाइब्रेरी के अंदर, कौन सा ऑथर है, कौन सा रीडर है, सॉरी कौन सा ऑथर है उस बुक को लिखा है, कौन पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया है, कब किस ईयर का पब्लिकेशन है, कितना मोटा है, कितना पेज का है, कितना प्राइस है, सारा कुछ लिखा रहता है कैटलॉग कार्ड पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि आप कैटलॉग कार्ड देखेंगे, उस सब्जेक्ट कैटलॉग कार्ड, और आपको पता चल जाएगा अच्छा मेरे से रिलेटेड ये बुक है। अगर आपको किसी ऑथर का देखना है तो ऑथर कैटलॉग जाके देख लीजिए। फिर अगर आपको पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखना है तो क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है कि एक रीडर होता है लाइब्रेरी के अंदर जाता है, उसको एक ही वर्ड याद रहता है, चाहे उसको बस इतना पता रहता है ना कि भैया ये पब्लिकेशन ने उस बुक का पब्लिश किया था, हमको नहीं पता है कि क्या ऑथर का नाम है, आप मेरा ये बुक निकाल दो, तो क्या बनेगा, वो पब्लिकेशन से जाके देखेंगे। किसी को ऑथर याद रहता है, सब्जेक्ट का टाइटल याद नहीं रहता है, बुक का यानी सब्जेक्ट का नहीं, बुक का टाइटल याद नहीं रहता है। तो बुक का टाइटल याद नहीं रहता तो हम लोग ऑथर टाइटल से बुक को ढूंढेंगे। किसी को टाइटल याद है लेकिन ऑथर का नाम नहीं याद है। अब मान लीजिए कोई आया बोला फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बुक दीजिए, अब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 10 गो बुक होगा, लेकिन उसका ऑथर अलग अलग होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट कैटलॉगिंग से जाएंगे और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बुक जो होगा उसको देखेंगे। अब उसमें निकाल लेंगे कि 4 बुक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, चारों लगा रख देंगे, बताओ इसमें कौन चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये कैटलॉगिंग कार्ड बनता है, ठीक है। लाइब्रेरी में आप हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग जब पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद क्या होता है ना कि थर्ड लॉ रिलेटेड होता है पब्लिसिटी और डिस्प्ले से। पब्लिसिटी और डिस्प्ले, देखिए बुक का पब्लिसिटी करना है, डिस्प्ले करना है, लाइब्रेरी के बाहर डिस्प्ले भी लगा रहता है, नया अराइवल चीज़ें वहाँ दिखाई जाती है। इससे क्या होता है ना, नई नई जो चीज़ें मैगजीन आ रही है तो लोगों को पता चल जाता है, स्टूडेंट को पता चल जाता है, तो स्टूडेंट उसको, चाहे पब्लिक लाइब्रेरी है तो लोगों को पता चल जाती है तो लोग उसको इशू करा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, लाइब्रेरी के जो अंदर नई बुक आई उसको एक रीडर मिल गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एक चीज़ और आता है इससे रिलेटेड चीज़, कि हम लोग जो प्रदर्शनी लगाते हैं, बुक मेला जो होता है, मतलब कि बुक फेयर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, या बुक मेला बोलिए, पुस्तक मेला हिंदी में लिख दीजिए, पुस्तक मेला। तो जो बुक फेयर होता है, पुस्तक मेला होता है, ये क्या होता है ना कि ये थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि थर्ड लॉ ये कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अब मान लीजिए ऐसे पुस्तक को ना कभी रीडर मिल ही नहीं रहा, उस सारे बुक ले जाएंगे मेले में रख देंगे, जो पुस्तक मेला लगेगा, आएंगे नए लोग, रीडर देखेंगे उसको, उसको ले जाएंगे घर पे पढ़ेंगे, फिर हम उनको बोल देंगे कि आप लाइब्रेरी में आकर रिटर्न कर लीजिएगा, उनका डिटेल ले लेंगे, लाइब्रेरी में रिटर्न कर लीजिएगा, तो लोग लाइब्रेरी में रिटर्न करने आएगा। तो वैसे लोग जो कभी लाइब्रेरी नहीं आया था उसको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, और आकर लाइब्रेरी में वो रिटर्न करेगा तो लाइब्रेरी भी देख लेगा, तो क्या पता दोबारा भी वो लाइब्रेरी से जुड़ जाए और लाइब्रेरी का रीडर बन जाए रेगुलर। और वो बुक जो कोई नहीं इशू करा रहा था, कोई पढ़ नहीं रहा था, उस बुक को बुक फेयर में ले जाने की वजह से उसको एक नया रीडर मिल गया। इस तरीका से बुक फेयर जो है ये थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को प्रमोट करता है, यानी कि उससे रिलेटेड है। अगर हम लोग एक चीज और बात करेंगे इसमें जी में, कि एक्सटेंशन सर्विस, एक्सटेंशन एक्सटेंशन सर्विस। एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है?
देखिए, एक्सटेंशन सर्विस का मतलब होता है लाइब्रेरी के सर्विस को एक्सटेंड करना, मतलब लाइब्रेरी के बाहर तक एक्सटेंड करना। यानी लाइब्रेरी अगर आपके घर पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो ये क्या हुआ, अपने सर्विस को उसने लाइब्रेरी टू होम एक्सटेंड कर दिया, आपके घर तक एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है ना, ये थर्ड लॉ से रिलेटेड होता है। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो बुक चाहता है कि लाइब्रेरी हमको घर में पहुंचा दे, तो आपने लाइब्रेरी को कॉल किया कि मुझे ये बुक चाहिए, लाइब्रेरी ने लाकर आपको पहुंचा दिया। या बुक फेयर जो होता है ना, वो एक्सटेंशन सर्विस का ही पार्ट होता है। बुक फेयर जो हमने अभी ऊपर देखा, ये 5th नंबर, ये लाइब्रेरी 6 नंबर, ये लाइब्रेरी में एक्सटेंशन सर्विस का ही पार्ट होता है, क्योंकि हम लाइब्रेरी को एक्सटेंड कर रहे हैं। कहाँ? लाइब्रेरी टू बुक फेयर। और यहाँ पे अगर मैंने होम के लिए अगर मैंने सर्विस डिलीवरी किया तो क्या हुआ, एक्सटेंशन सर्विस हुआ। तो इससे क्या होगा कि वो पुस्तकों का मतलब कोई है, बोले कोई मुझे ना कोई ऐसा बुक दो जो मतलब जो उपन्यास टाइप का बुक हो, जो उपन्यास अच्छा हो आप हमें दे दीजिए, हमें नहीं पता। एक कोई ऐसा रीडर है जो ये सब बोला, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दो बुक ऐसे उपन्यास ले जाकर उनको दे देंगे, जो बुक अब वो उनके पास बुक गया तो इससे क्या हो गया, उन बुक का रीडर मिल गया, तो ये प्रत्येक पुस्तक को उसकी रीडर मिले, ये सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ये थर्ड लॉ से रिलेटेड है। एक कंसेप्ट ये आता है ना कि फिजिकल हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं, मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप्ड, या कहें हम लोग, एक बार और समझ लीजिएगा, एक्सटेंशन सर्विस वो सर्विस होता है, जैसे बुक फेयर भी है, ये एक्सटेंशन सर्विस का पार्ट है। और एक्सटेंशन सर्विस वो सर्विस होता है जिसमें हम लोग लाइब्रेरी का सर्विस एक्सटेंड करते हैं रीडर के लिए। तो ये एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए कोई घर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, बुक कोई मंगाना चाहता है, तो हम बुक लाके उनको प्रोवाइड करेंगे। तो इस केस में उस पुस्तक को एक रीडर मिल गया, इसलिए थर्ड लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है फिजिकल हैंडीकेप्ट के बारे में एक चीज़ मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा। तो फिजिकल हैंडीकैप है, अगर मान लीजिए दिव्यांग है कोई फिजिकल हैंडीकैप में, तो क्या होता है, इनको अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना है तो ये क्या हुआ ना कि यूजर सेंट्रिक हो गया, ना कि बुक सेंट्रिक हुआ। इस बात को आप समझिएगा कि कोई मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप है और वो लाइब्रेरी नहीं आ सकता है, जिनको हम लोग दिव्यांग कहते हैं, मान लीजिए कोई दिव्यांग है वो लाइब्रेरी नहीं आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो बुक जो भी ऑर्डर करेंगे उनके घर पे हम पहुंचाएंगे। तो हमने ना उनको जो बुक पहुंचाया, इसलिए नहीं पहुंचाया कि हमारे पुस्तक को एक रीडर मिले, हमने इसलिए पहुंचाया कि वो फिजिकल हैंडीकैप व्यक्ति नहीं आ सकता लाइब्रेरी को, तो हमने इसलिए बुक पहुंचाया कि उस रीडर को उसकी पुस्तक मिले। यही अंतर है। तो एक फिजिकल हैंडीकैप व्यक्ति यानी दिव्यांग व्यक्ति को हम पुस्तक जब प्रोवाइड करते हैं तो ये थर्ड लॉ सेटिस्फाई नहीं करता, ये सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सेटिस्फाई करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड लॉ को सेटिस्फाई करेगा, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये एक एक्सेप्शन केस समझ के चलिए इसको, और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फिजिकल हैंडीकैप को अगर कोई लाइब्रेरी में सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कौन से लॉ फॉलो करेगा, तो थर्ड लॉ ना करके सेकेंड लॉ को फॉलो करेगा। बल्कि एक्सटेंशन सर्विस वहां लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि फिजिकल हैंडीकैप व्यक्ति को एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, एक्सटेंशन सर्विस के द्वारा उसको पुस्तक उसके घर तक प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बताइए किस लॉ से रिलेटेड है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, इसलिए कि ये बुक सेंट्रिक नहीं है, यूजर सेंट्रिक है, ये रीडर सेंट्रिक वाली बात है। इस बात को समझिएगा। तो आई थिंक आपको थर्ड लॉ समझ में आ गया होगा। चलते हैं फोर्थ लॉ पे, सीधे अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ लॉ। तो फोर्थ लॉ क्या कहता है, सेव द टाइम ऑफ रीडर। अब रीडर का टाइम बचत हो, यानी कि पाठक पाठक का समय का बचत बोल दीजिए। ठीक। अब देखिए, सेव कैसे होगा टाइम, मतलब क्या करेंगे हम लोग कि उनका टाइम बचा पाएंगे, ये बात हमें समझना है। तो टाइम कैसे बचेगा, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग एंट्री, ये सब होना चाहिए जो थर्ड लॉ में भी है। तो फर्स्ट में आ गया क्लासिफिकेशन, सेकंड में आ गया कैटलॉगिंग, थर्ड में आ जाएगा
ओपन एक्सेस। देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए ना सीधे कि ओपन एक्सेस किस लॉ से रिलेटेड है, थर्ड लॉ से रिलेटेड है। लेकिन अगर थर्ड लॉ ऑप्शन में ना रहे तो फोर्थ लॉ आप टिक कीजिएगा। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग से ये ना इसलिए किया जाता है ताकि टाइम सेव किया जाए, ठीक है। और क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग से बुक तक पहुंच पाना इजी होता है। जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा है कैटलॉगिंग। इससे क्या हो जाता है कि जो मतलब कि प्रत्येक बुक जो होता है ना उसको रीडर मिलता है, इसलिए क्योंकि कैटलॉगिंग के थ्रू हम लोग तुरंत पहुंचते हैं। लेकिन अगर थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ दोनों में कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में हो तो इसको फोर्थ लॉ में को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। कैटलॉगिंग को भी फोर्थ लॉ फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, ओपन एक्सेस को थर्ड लॉ का प्रायोरिटी रखना है। मतलब कि आपको मतलब किसको पहले आंसर देना है। मान लीजिए ओपन एक्सेस पूछ दिया जाए कि ओपन एक्सेस किस लॉ से रिलेटेड है, और थर्ड लॉ भी ऑप्शन में है, फोर्थ लॉ भी है, तो आपको थर्ड लॉ सही होगा। लेकिन अगर थर्ड लॉ ऑप्शन में ही नहीं है तो फोर्थ लॉ सही होगा। अगर क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग आपसे पूछ लिया जाए, अगर फोर्थ और थर्ड दोनों है तो फोर्थ लॉ होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्लासिफिकेशन हम लोग लाइब्रेरी में इसलिए करते हैं ताकि वो बुक भी मिले और जल्दी मिले। तो टाइम का यहाँ पे बचत के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब ये होता है, अगर जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, कि एक तरह का बुक एक जगह रखना है जिससे खोजने में आसानी हो। हम लोग क्लासिफिकेशन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता ही है क्लासिफिकेशन जो डीडीसी सीसी पढ़ते हैं हम लोग, कोलन क्लासिफिकेशन, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो वो हम लोग को पढ़ना है डिटेल में आगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए क्लासिफिकेशन का मतलब। और इसके अलावा जो रेफरेंस सर्विस, सी डी, रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस में क्या होता है ना, ऐसे सर्विस जो रीडर को चाहिए, और वो रीडर क्या होता है कि ज़्यादातर रेफरेंस सर्विस रिसर्चर के लिए यूज होता है। मान लीजिए आप लाइब्रेरी में गए और कोई चीज़ आपको नहीं मिला, तो लाइब्रेरियन को बहुत नॉलेज होता है, तो लाइब्रेरियन वो बता देंगे आपको कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि कहाँ पे आपको ये चीज़ खोजना है। तो इससे क्या होगा ना, रीडर का टाइम बच गया। रीडर तो अपने से मतलब खोजते खोजते थक जाता, पता नहीं 2 दिन लगा देता, मिलता भी नहीं। लेकिन लाइब्रेरियन को ये बात पता है, इसीलिए रेफरेंस लाइब्रेरियन बहाल भी किया जाता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो रेफरेंस सर्विस से टाइम बचत होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। रेफरेंस सर्विस के अलावा जो सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम। अब देखिए सर्कुलेशन मतलब क्या होता है। सर्कुलेशन मतलब होता है बुक का आदान प्रदान। यानी कि जो काउंटर होता है, लाइब्रेरी के अंदर जाइएगा तो एक काउंटर होता है जहाँ पे आप बुक इशू कराते हैं और वहाँ पे रिटर्न करते हैं। तो इशू रिटर्न जो होता है ना वो बहुत क्विकली और वो बढ़िया होना चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी इशू रिटर्न हो। इससे यूजर का टाइम सेव होगा। मान लीजिए कि लाइब्रेरी में भीड़ बहुत है और एक ही काउंटर है इशू रिटर्न का, एक ही पर्सन हैंडल कर रहा है, तो ये तो मतलब वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा आपको, तो आपका टाइम सेव नहीं होगा। तो इसीलिए सर्कुलेशन सिस्टम जो है ना फोर्थ लॉ से रिलेटेड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इशू मेथड है ना, जैसे मेथड जो वही सर्कुलेशन सिस्टम से ही है। इशू मेथड जो हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग मतलब होता है बुक इशू करना, डिस्चार्जिंग मतलब होता है रिटर्न करना। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो वो होता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो सिस्टम है ना ये थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, मतलब जल्दी होना चाहिए। अब सभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मायने रखता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसका इम्प्लीकेशन। तो फिफ्थ लॉ कहता है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी पुस्तकें एक वर्धनशील संस्था है। तो पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यानी लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को समझना होता है कि ये डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। यानी ग्रोइंग है, ग्रोइंग माने कोई चीज डेवलप्ड हो रही है, तो कलेक्शन डेवलपमेंट इसमें आता है। कलेक्शन डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि पुस्तकें का कलेक्शन आ रहा है, मतलब कि जो लाइब्रेरी के अंदर जो चीजें खरीदा रही है बुक के तौर पे या मैगजीन के तौर पे, तो वो डेवलप्ड हो रहा है। तो ये फिफ्थ लॉ से कोई भी डेवलपमेंट का चीज़ें होगी, नई चीज़ों का इंट्रोड्यूशन होगा, पुराने चीज़ों का छटनी होगा, ये सब फिफ्थ लॉ से रिलेटेड है। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें आप समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कलेक्शन डेवलपमेंट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कोई बिल्डिंग बन रही है लाइब्रेरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद स्टाफ डेवलपमेंट या कोई टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजिकल इन्हांस, टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन बोल सकते हैं, एडेप्शन बोल सकते हैं, या इन्हांस बोल सकते हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है
तो नया टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है, तो इससे क्या होगा, लाइब्रेरी एक ग्रोइंग एरिया है, तो नए नए चीज़ें डेवलप होगी, तो नए नए चीज़ें आएंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टाफ डेवलपमेंट। अब स्टाफ डेवलपमेंट, और स्टाफ बढ़िया रखेंगे तो लाइब्रेरी ग्रो करेगी। तो स्टाफ का डेवलपमेंट होना, स्टाफ को स्किल्ड होना, स्टाफ को कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सभी फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वीडिंग आउट। वीडिंग आउट, वीडिंग आउट का मतलब होता है ना, विदाई होता है। वीडिंग मतलब वही विवाह वाला वेडिंग बोलिए, विदाई मतलब वैसे बुक को विदाई कर देना जो बुक किसी काम का नहीं है। अब किसी काम का कैसे नहीं है, मान लीजिए कोई बुक है, पुराना है, उसका नया एडिशन आ गया, पुराने का डिमांड नहीं हो रही है 3 साल से, तो उसको छटनी करो। कोई बुक है यूज लायक नहीं बचा, फट गया है, बहुत ज़्यादा वो डैमेज है, उसको छटनी करो। तो पुराने चीज़ें हटेगी लाइब्रेरी में, तभी तो नई चीज़ें आएगी, तो उसके लिए जगह मिलेगा। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि हर लाइब्रेरी का अपना लिमिटेड स्पेस है। तो इसलिए वीडिंग आउट करना, यानी विदाई, एक तरह से लिख लीजिए हिंदी, विदाई बुक का। तो ये क्या हुआ, फिफ्थ लॉ से रिलेटेड है। आपसे पूछा जाता है वीडिंग आउट किस लॉ से रिलेटेड है, तो लाइब्रेरी साइंस के, तो फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। उसके बाद आता है बुक स्टॉक। मतलब कि बुक स्टॉक जो हम लोग रखते हैं ना, कि हमारे पास कुछ बुक है ऐसे जो स्टॉक में हम लोग रखे हैं, वो भी आपका फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। मान लीजिए हमने कोई भी प्लानिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए, तो कोई भी नई चीज़ें का डेवलपमेंट और प्लानिंग जो होता है, ये फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होता है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर। आप अगर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। आप अगर एक बार वीडियो नहीं याद होता है, ये जो टॉपिक है ना, एक बार में इतना सारे चीज़ें आपको याद नहीं होगा। मैं भी जब पढ़ा था तो मुझे भी याद नहीं हुआ था। तो आपको ना इसको याद करने के लिए दोबारा वीडियो देखना चाहिए, फुल वीडियो देखना चाहिए। देखिए एक चीज़ और है कि पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है, हम लोग आपका टाइम बचत करेंगे, वहीं सेव द टाइम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे ये लॉ लागू होगा, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे चीज़ें, इतने मतलब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सभी कंसेप्ट को एक तरह से रिलेट करके सभी चीज़ें समझा सकते हैं। बाकी तो पढ़ना आप ही को है, थोड़ा सा रिवीजन आप ही को करना है, याद आप ही को करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ये हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये लेक्चर बड़ा होना ही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए लाइब्रेरी एकेडमी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।